नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम, जैसा कि आप थंबनेल देखे होंगे, हम साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन आप देखेंगे कि बीपीएससी के हाल ही फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके एग्ज़ाम में पूछा गया था और एक पे एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं। पहले जब क्वेश्चन का लेवल होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता था कि इस बीमारी का, ये बीमारी कोई भी बीमारी हो किसके कारण होता है, विटामिन ए का कॉमन नेम क्या है, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब जो आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल एक अचानक चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई को भी उस लेवल पे ले जाना होगा, नहीं तो साइंस का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, साइंस का क्वेश्चन आपको बड़ी स्टैंडर्ड अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया है, एकदम डीपली, बुक के डीपली। ऑब्वियसली बुक से ही है, लेकिन कहा जाता है कि 9th-10th की बुक से ही आता है, लेकिन यहाँ 11th-12th की बुक से भी पूछा गया है। साइंस का क्वेश्चन 11th-12th के साइंस के बुक से भी पूछा गया कुछ क्वेश्चन, और 9th-10th से तो है ही। तो अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे आपको खुद लेवल का पता चलेगा। स्टार्ट करते दोस्तों। देखिए, घबराइए मत, क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन सब चीज़ को हम हिंदी में समझाएंगे तो आपको परेशानी ना होगा, नहीं होगी। आप आराम से इसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द बाइनोमियल साइंटिफिक नेम। देखिए हिंदी में अगर इसको देखें तो द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे कभी आप, यदि साइंस बैकग्राउंड से होंगे, या नहीं फिर भी तो साइंस पढ़े होंगे तो कभी कभी इसको पढ़ाया जाता है। ये 11th का है दोस्तों, ये 9th में भी है हल्का फुल्का, लेकिन 11th में ऑब्वियसली ये पढ़ाया जाता है। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम था लिनियस, स्वीडिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी बायोटिक हो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखने के लिए कम से कम उन्होंने बताया था कि एक नाम होना चाहिए जीनस का, दूसरा होना चाहिए स्पीसीज एपिथेट का। जैसे अपना ही बात करते हैं, होमोसेपियन। होमोसेपियन किसका है? ह्यूमंस का। ह्यूमंस का जो नाम रखा जाता है, ह्यूमंस का अगर पूछे साइंटिफिक नेम क्या है तो होमोसेपियंस है। ऑब्वियसली ये इसमें होमो क्या है तो जीनस है, और सेपियंस क्या है? स्पीसीज है। ठीक है, सेपियंस स्पीसीज है। उसी प्रकार का यहाँ पूछा है कि इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो बाइनोमियल सिस्टम का एग्जाम्पल हो। आपका कुछ ऑप्शन दिया है, ग्रीन एल्गी। देखिए अब ये जो ऑप्शन सब है इसका हिंदी कुछ नहीं होता है, तो बस हिंदी तो बस क्वेश्चन का आपका हल्का समझाने का तो उसी का हिंदी होता है, लेकिन जो ऑप्शन है उसका हिंदी, वो हिंदी में उसी प्रकार से लिखेगा। ग्रीन एल्गी को ग्रीन एल्गी ही लिखेगा। ग्रीन एल्गी, स्नो लियोपार्ड, राना टिग्राना या चाइना रोज, और ई ऑप्शन तो है ही ब्रह्मास्त्र जो आप उसको कह सकते हैं। देखिए ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी कोई बाइनोमियल सिस्टम नोमेनक्लेचर का नेम नहीं है। स्नो लियोपार्ड ये जनरल नेम है, वैसे उसका पैंथेरी टाइग्रिस पैंथेरोलियो होता है, वो होता है उसका मतलब साइंटिफिक नेम। राना टिग्राना, ऑब्वियसली ये ऑप्शन करेक्ट है। राना टिग्राना ये जो आपका इंडियन फ्रॉग है, हमारे यहाँ जो फ्रॉग मेढक मिलता है उसका जो बाइनोमियल सिस्टम में नाम देखे, जो द्विपद विज्ञान, द्विपद विज्ञान में उसका नाम है राना टिग्राना है, तो राना टिग्राना करेक्ट आंसर है। जिसमें राना क्या है? जीनस है, टिग्राना क्या है? स्पीसीज है। ये भी कभी पूछ सकता है। और ये भी है कि जो जीनस स्पीसीज में आर जो लिखते हैं, जीनस का आर कैपिटल लिखा जाता है, और स्पीसीज का पहला नेम स्मॉल लिखा जाता है। देखिए आर कैपिटल में है और टी स्मॉल में है। तो इतना सारा एनालिसिस करना पड़ता है, और ये क्वेश्चन आप 9th में बहुत कम, 9th में इसके बारे में बहुत कम चर्चा किया है। 11th में अगर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कभी पढ़े होंगे वहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 27। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए आप कहाँ से पूछा जा रहा है, तो थोड़ा अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तब बनेगा, नहीं तो साइंस का क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। 27 देखते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, मतलब संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज का जो जनरल कैरियर क्या है, किसके कारण फैलता है कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग? एंड चीटी से, हॉर्स फ्लाई मक्खी से, ड्रैगन फ्लाई या स्पाइडर से? आप भी जानते हैं, आप बेस्ट, हम सब ज़्यादा जानते हैं कि मक्खियों से बहुत ज़्यादा बीमारी फैलता है। कम्युनिकेबल डिजीज जितना भी है संक्रामक रोग है, किससे? हॉर्स फ्लाई से। तो 27 का भी ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली आसान था। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? ये भी आसान क्वेश्चन है। तो कौन है? कैरेट। गाजर जो है आपका कैरेट, वो विटामिन ए का बहुत बढ़िया स्रोत है। इसलिए विटामिन ए से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज होता है। विटामिन ए से जो बीमारी का नाम क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं, रात में कम दिखना। वैसे रात में तो सबको कम दिखता है, लेकिन बहुत बहुत कम दिख रहा है ना, तो वो आपको दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड एट शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड एट। देखिए शोल्डर मतलब कंधा, कंधा पे जो आपका जॉइंट है, जो जॉइंट आपके कंधे पे शोल्डर पे है, सेम वह जॉइंट कहाँ मिलता है? एल्बो मतलब कोहनी में, हिप मतलब कुल्हा, एंकल मतलब घुटना, और
एंकल मतलब सॉरी टखना, टखना जो होता है एंकल कहते हैं, नी मतलब घुटना। तो जो जॉइंट सोल्जर में है, सोल्जर में जो जॉइंट है पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि सोल्जर में कौन सा जॉइंट है। तो सोल्जर में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे सोल्जर में है। सेम जॉइंट कहाँ मिलता है तो हमारे हिप में, हिप जो है आपका ये हिप कुल्हा वाला पोर्शन, वहाँ पर सेम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जो थाई हमारा जो फीमर अटैच रहता है किससे, वही हिप एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से ही जुड़ा हुआ रहता है। तो 29 का बी अच्छा क्वेश्चन है। 30 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स मस्ट एक्टिवली फंक्शंस टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन, मतलब ये जो आपका ऑप्शन दिया है, कौन हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा वर्क कौन करता है अच्छे से, एक्टिवली कौन फंक्शन करता है। चारों ऑप्शन में देखिए, यदि हाइपोथैलेमस रहता तो करेक्ट आंसर वही जाता। लेकिन इन चारों ऑप्शन में यदि हम देखें तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्किन अच्छा रोल प्ले करता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 31, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट क्या होता है, खमीर का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है तो अल्कोहल। ईस्ट आप जानते होंगे, ईस्ट क्या एक फंगस है, ईस्ट एक फंगस है। इसका यूज आपको अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ईस्ट का यूज ब्रेड बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि ये क्या ब्रेड को पफी कर देता है। CO2 का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, जिसको ब्रेड ही आपका पफी हो जाता है, मतलब स्पॉन्जी हो जाता है, वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। देखिए 32, वन जेप्टो इज इक्वल टू। अब जेप्टो एकदम नया टर्मिनोलॉजी, तो आप हो सकता है बहुत कम स्टूडेंट इसको बनाए होंगे या बहुत कम स्टूडेंट इसको पढ़े होंगे, क्योंकि जब आप इसको ये सब चीज़ कब पढ़ते हैं, आप 9-10 के आसपास पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, क्योंकि इसका कहीं काम है ही नहीं, कभी इसका जरूरत पड़ता ही नहीं। 11th पढ़े होंगे, 12th पढ़े होंगे, ग्रेजुएशन किए होंगे, कभी जेप्टो टर्मिनोलॉजी का यूज हुआ ही नहीं है। अब ये चीज़ पूछ दिया है, ना ही NCERT वगैरह में भी नहीं लिखा हुआ है, कोई मास्टर कभी पढ़ा देता है। तो वन जेप्टो होता है 10 की पावर -21। कितना होता है 10 की पावर -21। जिस प्रकार से हम 1 नैनोमीटर पढ़ते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं, तो ये सब तो रेलिवेंट है, बार बार यूज होते रहता है। नैनोमीटर का जब वेवलेंथ पढ़ते हैं तो वहाँ यूज होता है, एंगस्ट्रॉम का भी वहीं यूज होता है। तो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम हम लोग पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं, एटम का साइज वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ भी पढ़ते हैं, लेकिन जेप्टो कहीं पढ़ते ही नहीं है। सो क्वेश्चन पूछ दिया है तो एकदम नया क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 10 की पावर -21, 32 का C। 33 देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम घड़ी का समयावधि, टाइम पीरियड कितना होता है तो 2 सेकेंड। ये कुछ आसान क्वेश्चन था, साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे इसको आसानी से इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 34 देखिए, ए सडन राइज इन द बैरोमेट्रिक हाइट इंडिकेट। जो बैरोमीटर एक होता है क्या, बैरोमीटर प्रेशर वगैरह नापने में हम यूज़ करते हैं, ओके। तो कह रहा है सडन, अचानक बैरोमीटर का जो हाइट है वो अचानक बढ़ गया, अचानक वो हाइट बढ़ जाता है, तो हमको क्या बताता है, अचानक यदि हाइट बढ़ जाए बैरोमीटर का तो हमें बताए एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। क्या बताता है, एक्सट्रीमली ड्राई वेदर, मतलब अत्यंत शुष्क मौसम के बारे में बताता है। देखिए ये क्वेश्चन सब आप हो सकता है लूसेंट में या कहीं और भी जगह पढ़े हो सकते हैं, लेकिन वहाँ रहता है कि सडन फॉल रहता है, अचानक गिर जाए तो वो साइक्लोन को बताता है। सडन फॉल हो साइक्लोन को बताता है। अब बच्चा बस एक ही याद कर लेता है, लेकिन यहाँ पर कई सारा टर्मिनोलॉजी है कि हाइट, मान लीजिए अचानक गिर गया, धीरे धीरे गिरा, धीरे धीरे बढ़ा या अचानक बढ़ा, तो 4 केस बनता है। 4 केस आपको पढ़ना पड़ेगा, चारों याद रखना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन बनेगा। नहीं तो सब में आप एक ही आंसर मारेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको हम और अच्छे से इसका कंसेप्ट वगैरह भी देखते हैं। देखिए दोस्तों बैरोमीटर के बारे में, फॉर बैरोमीटर हाइट फॉलोइंग होल्ड्स। जो बैरोमीटर होल्ड हाइट से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या वहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए सडन फॉल, हाइट यदि अचानक गिर जाता है, बैरोमीटर का हाइट अचानक गिर जाता है, तो वो आपको क्या बताएगा, इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल साइक्लोन, कि चक्रवात आने की संभावना है। ग्रेजुअली फॉल्स, धीरे धीरे गिर रहा है, तो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ रेन, बारिश होने की संभावना होगा, वो बताएगा। ग्रेजुअली राइजेस, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो ड्राई वेदर के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, ड्राई वेदर के बारे में। देखिए सडन राइज, एक्सट्रीमली ड्राई, सडन मतलब अचानक राइज कर गया, अचानक हाइट राइज कर गया तो एक्सट्रीमली ड्राई, धीरे धीरे राइज कर रहा है तो ड्राई, सडन फॉल अचानक गिर गया तो एकदम साइक्लोन के आने की संभावना है, और धीरे धीरे फॉल कर रहा है तो वो आपको पॉसिबिलिटी ऑफ रेन बता सकता है। तो टोटल 4 इसका बन सकता है, 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अमूमन
जो अमूमन है यूजुअली जो किताब वगैरह में लिखा रहता है, बस एक लिख देता है सडन फॉल के बारे में। सडन फॉल तो बच्चा सीधे बैरोमीटर देखता है, सडन बैरोमीटर देखता है और उसके साथ कुछ भी लिखा रहे, चाहे आपको धीरे धीरे लिखा हो, अचानक लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो क्या मारता है तो साइक्लोन, चक्रवात वाला जो ऑप्शन देख लिया मार दिया। मोस्टली स्टूडेंट जो भी एग्जाम दिए होंगे, इसका आप पूछिएगा, कोई आपका फ्रेंड्स वगैरह दिया होगा, वो साइक्लोन ही मार के आया है। लेकिन आप देख सकते हैं आंसर क्या होगा, एक्सट्रीमली ड्राई, क्योंकि क्या पूछा है, सडन राइज पूछा है, स्पष्ट लिखा हुआ है सडन राइज क्या इंडिकेट करता है तो एक्सट्रीमली ड्राई वेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ठंड के मौसम के समय, डैश ऑफ मतलब क्या होना चाहिए, वाटर का ऐसा क्या चीज़ होता है ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ठंडे मौसम में वाटर के पास ऐसा क्या एबिलिटी है उसके पास कि प्रिजर्विंग द एक्वेटिक लाइफ, मतलब बहुत ठंड, जब अचानक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, देखिएगा पूरा बर्फ जमने लगता है आसपास में ऊपर में, तो फिर भी जो एक्वेटिक एनिमल है, जो एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीव अगर जो पानी के अंदर जीव रहते हैं, वो फिर भी जिंदा रहता है। आप देखते हो जानते होंगे कि गाँव सब में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है तो वो आदमी मर गया, वो आदमी मतलब बहुत ज़्यादा आदमी मर जाता है, ठंड को उतना बियर नहीं कर पाता, सह नहीं पाता है। तो जब आदमी मनुष्य उसको सह नहीं पाता है तो एक्वेटिक लाइफ की क्या है, वो तो और तो कोई किलो थर्मल है, हम लोग तो होम्योथर्मल है कि अब बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारा इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जो एक्वेटिक लाइफ वो तो कोई किलो थर्मल है, उसका तो टेम्परेचर जो बाहर का होगा वही टेम्परेचर उसका भी होता है, उसको तो और दिक्कत होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो तटस्थ रहता है, जिंदा रहता है। उसके पीछे क्या कारण है, आप पढ़ेंगे एनामोलस एक्सपांसन ऑफ वाटर, वाटर का जो एक बिहेवियर पढ़ेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे, कि वाटर मतलब ऊपर से भले ही जम जाए लेकिन नीचे में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वाटर का पानी, मान लीजिए कोई तालाब है, पॉन्ड है, ऊपर भले ही बर्फ हल्का हल्का जम जाए या जो भी बड़ा बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ठंड प्रदेश होता है ऊपर में जम जाता है, जैसे ग्रीनलैंड मान लेते हैं, ग्रीनलैंड में हमेशा बर्फ जमा रहता है, आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, हमेशा ऊपर में बर्फ जमा रहता है, लेकिन फिर भी नीचे में उसका पानी रहता ही है, नीचे में पानी रहेगा, तो जो एक्वेटिक लाइफ है आराम से पानी में सर्वाइव कर सकता है, उसमें उसका ऑक्सीजन है तो वो सर्वाइव कर सकता है। तो वाटर का एनामोलस एक्सपांसन पढ़ाया जाता है, ये 12th का टॉपिक बताइए, 12th में हीट में पढ़ाया जाता है, सो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आप 9th-10th का पढ़ लिए, वैसे बहुत सारे बच्चे तो 9th-10th का भी नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ 11th-12th का पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको ध्यान ही रखा जा सकता है, एक्सपांसन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस क्यों, इसमें से कौन कौन से है या कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस जब भी आप पढ़ाया जाता है तो CO2 तो है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन CH4 होता है, आपका ओजोन O3 भी ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका आंसर क्या होगा, ई, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन, एक से ज़्यादा आंसर है तो मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई। और ग्रीन हाउस गैस के लिए एक प्रोटोकॉल भी हुआ है, कौन हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस को कंट्रोल करने का एक प्रोटोकॉल हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल, जापान क्योटो में हुआ था, कब, 1997 में, ध्यान रखेंगे इसको भी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है। 37, इन ए बार्बर शॉप 2 प्लेन मिरर आर प्लेस्ड, बार्बर के शॉप में, देखिए बार्बर का शॉप जो है मतलब नाई के जो दुकान में जाते हैं तो 2 प्लेन मिरर को किस प्रकार से रखा जाता है, तो पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखा जाता है, तब तो मैक्सिमम इमेज, नंबर ऑफ इमेज आपको देख पाते हैं, आराम से अपने पीछे भी देख पाते हैं और नंबर ऑफ इमेज बहुत ज़्यादा बनता है और अच्छे से देखा जा सकता है। आप मतलब आगे बैठे हुए आगे मिरर में देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप अपने पीछे के हेयर को देख सकते हैं, तो पैरेलल टू ईच अदर। 38, आप देखिए ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया है, द हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट इज, बताइए, ये CDPO का एग्जाम है, CDPO का क्वेश्चन है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए साइंस से रिलेटेड कि जो भी ऑफिसर बाद में बनेंगे, CDPO पास करके जो भी ऑफिसर बाद में बनेंगे, तो CDPO का क्या काम है, चाइल्ड डेवलपमेंट, आप जानते हैं प्रोग्राम ऑफिसर बनता है, इसका जो भी काम है उस वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि उसको भविष्य में काम भी बढ़े। अब हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कैट ये कहाँ पढ़ाया जाता है, ये हल्का पल्का जो क्यूज़ के समय में बच्चे वगैरह कभी कभी क्यूज़ खेलते हैं 7th-8th में, कुछ से कुछ याद कर लेता है जिसका कहीं यूज ही नहीं है, इसका कहीं यूज ही नहीं, अब उसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आंसर देने की बात है तो 45 किलो हर्ट्ज टू 64 किलो हर्ट्ज, कोई कोई किताब लिखता है, कोई कोई किताब जो बहुत ज़्यादा फैक्ट पे काम करता है तो वो सब चीज़ लिखता है, NCERT टेक्स्ट बुक ये सब नहीं लिखती है, NCERT में कहीं नहीं है। 45 किलो हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज, ये इसलिए मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ब्रॉडेस्ट है। आप जानते हैं ह्यूमन हम लोग कितना सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यहाँ है 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज है,
64,000 हर्ज है, तो ये बहुत ब्रॉड हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हो सकता है पूछा होगा, नहीं तो इसका कोई मतलब यूज़ नहीं है। 39 व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी बार मैग्नेट इस प्रकार का होता है, अगर उसको अर्थ के मैग्नेटिक मतलब पृथ्वी के चुंबकीय बल में रखा जाए, विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवार्ड्स द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, जो अर्थ का नॉर्थ पोल है उसके जो उसी के नॉर्थ में इसके भी नॉर्थ पोल को रख दिया गया है, और साउथ पोल को ज्योग्राफिकल साउथ में। द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पढ़ाया जाता है, तो उस समय क्या होगा, उस समय न्यूट्रल पॉइंट की संख्या कितना होगा, तो 2 होगा। जब बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और साउथ पोल के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में रख दिया जाए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। ये क्वेश्चन आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। इन बिग शोरूम्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर, जो बड़े बड़े शोरूम हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल वगैरह मान सकते हैं, द विजिलेंस कैमरा यूज्ड इज, वहाँ जो कैमरा यूज़ किया जाता है, विजिलेंस मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं निगरानी रखने के लिए, जैसे आजकल तो सीसीटीवी यूज़ किया जाता है, सीसीटीवी कैमरा यूज़ किया जाता है, लेकिन जो विजिलेंस मिरर, अगर पहले मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो मिरर से ही मान लीजिए आप स्टोर पे बैठे हुए हैं, सबसे आगे जो भी रिसेप्शनिस्ट रहता है या वहाँ का जो स्टोर मालिक होता है बैठा रहता है आगे, और जो लोग हैं अपना पीछे सामान वगैरह परचेज करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, तो उतना कौन उसके पीछे जाएगा, कोई तो जाता नहीं है, तो अपना क्या करता है कि आगे एक मिरर लगा लेता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा लेता है, वहीं से वहाँ से वो सब चीज़ देख पाता है। तो कॉन्वेक्स ही क्यों लगाता है, कॉन्केव क्यों नहीं लगाता है, ऐसा क्या कारण जो कॉन्वेक्स लगाता है कॉन्केव नहीं लगाता है? तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में एक खास बात क्या होता है कि वो बड़े ब्रॉड मतलब ब्रॉड एरिया का इमेज छोटे से मिरर में ही बना देता है। जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो ब्रॉड एरिया का इमेज आपके छोटे से मिरर में ही छोटे से मिरर में ब्रॉड एरिया का इमेज बना देता है। देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस प्रकार का होता है, पीछे इस प्रकार से दर्शा रहता है। ब्रॉड एरिया मतलब जो भी बहुत बड़े से बड़े एरिया होगा उसका इमेज छोटे से छोटे मिरर में बना देता है। कॉन्केव मिरर ऐसा नहीं कर पाता है। यही कारण है कि जो साइड व्यू मिरर होता है, व्हीकल आपका कोई व्हीकल हो, चाहे बाइक आपके पास हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी हो, उसमें देखिएगा जो साइड व्यू मिरर होता है, ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा रहता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है कि वो आगे से ही पीछे वाले चीज़ में देख सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा देख सकता है। कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर क्या करता है, तो बड़ा इमेज बना देता है, तो उसमें 1 से 2 ही इमेज बन पाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, तो छोटा इमेज बनाता है, एक तो बहुत छोटा बनाता है और बहुत ज़्यादा एरिया का बना देता है। तो छोटे से मिरर में हम बहुत ज़्यादा एरिया देख पाते हैं, इसलिए इसका विजिलेंस मिरर के रूप में यूज़ किया जाता है। आजकल आप इसको अच्छे से कहाँ देख सकते हैं, तो मेट्रो स्टेशन, किसी भी अच्छे बढ़िया मेट्रो स्टेशन, कभी दिल्ली गए होंगे, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में देखिएगा तो सारे मेट्रो स्टेशन पे कॉन्वेक्स मिरर दोनों साइड, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों साइड लगा रहता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नेक्स्ट है 41, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग इट नियर अनदर चार्ज कंडक्टर विदाउट मेकिंग एनी कंटैक्ट इज। देखिए मान लीजिए कोई बॉडी चार्ज है, कोई एक चार्ज बॉडी है, मान लीजिए ये चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं ये चार्ज बॉडी है, मतलब बिल्कुल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दे दिए, और एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, इसके सामने कोई एक न्यूट्रल बॉडी रख दी है, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी ये कुछ देर के बाद इसको पास में रखने पर चार्ज हो जाता है। किस कारण से, तो इंडक्शन, क्या होता है, इंडक्शन के कारण। इंडक्शन के कारण यदि सामने वाला बिना किसी कॉन्टैक्ट का अगर इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हम इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इधर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपने नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ नेगेटिव सारा इधर आ जाता है, ठीक है, तो इधर बच जाता है पॉजिटिव, तो इस प्रकार से इंडक्शन से ये चार्ज हो जाता है, इंडक्शन। तो यहाँ का हमारा कैंसर होगा इंडक्शन। ये भी 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट का, देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है। आगे देखते हैं 42, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सर बाय देयर एड्जॉर्प्शन ऑन एन अप्रोप्रिएट मटेरियल इज। देखिए मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशेषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अलग अलग कई सारे सब्सटेंस डिजॉल्व, मान लीजिए अलग अलग सब्सटेंस, मान लीजिए इस वाटर, इसके अंदर डिजॉल्व है, घुला हुआ है, उसको हमको सेपरेट करना है किसके, एड्जॉर्प्शन के थ्रू अगर हमको उसको सेपरेट करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, डिफ्यूजन का, डेस्टिलेशन का, क्रोमेटोग्राफी का या सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो किसका हम करेंगे, क्रोमेटोग्राफी। किसका, क्रोमेटोग्राफी। सबका हिंदी भी आपको इसी प्रकार से, हिंदी भी यही होगा, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। 43, द अल्फ़ाबेट एक्स इन एक्सरे स्टैंड फॉर। एक्सरे सुने होंगे, कभी आपका पैर में चोट लग जाए, हाथ में मोच आ जाए, या कोई भी एक्सीडेंट, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे किसी का हो,
तो हम लोग क्या करवाते हैं, अब डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि आप एक्सरे करवाएं। मान लीजिए पेन हुआ है और पेन ठीक नहीं हो रहा है, 1-2 दिन दवाई खाने के बाद भी अच्छे से मालिश करने के बाद यदि पेन ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग जाते हैं एक्सरे करवाते हैं। तो एक्सरे करवाते हैं तो वहाँ एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सरे हमें क्या बताता है, एक्स का मतलब होता है अननोन, एक्स का मतलब अननोन। मतलब जब विलियम रोएंटजन एक्सरे का खोज कौन किया था, तो विलियम रोएंटजन जब एक्सरे का डिस्कवरी किया था तो उसको ये जो रे मिला उसको पता ही नहीं चला कि ये कौन सा रे है। लेकिन उसका जो भी काम जिस पर्पस के लिए, पर्पस मतलब क्या कि हम जो इंटरनल बॉडी है, इंटरनल हमारा जो ऑर्गन है उसका हम इमेज ले सकें, तो उसको तो अपना काम हो गया, लेकिन नाम नहीं पता चला कि किस प्रकार का ये रे है, तो उन्होंने क्या नाम दिया, इसका एक्सरे नाम दे दिया। तो एक्स का मतलब यहाँ क्या है, अननोन है। 43 का बी। 44 वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ, ये आसान क्वेश्चन है, CO+H2। बच्चे मतलब क्लास 7-8 से पढ़ाया जाता है, वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ CO+H2। 45 बेहतरीन क्वेश्चन है, क्लास 12 से रिलेटेड है, 11-12 कह सकते हैं। वाटर इज एन एक्सेलेंट कूलिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स, वाटर एक बहुत बढ़िया कूलिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ठंडा रखने का काम करता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो इसके पीछे लॉजिक उसका हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है। सुने होंगे कि पानी बहुत मतलब पानी धीरे से गर्म होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है, पानी अचानक ना ही अचानक गर्म होता है, ना ही अचानक ठंडा होता है। तो वाटर का यही जो टेंडेंसी उसका हाई स्पेसिफिक हीट के कारण होता है। यही कारण है कि आप किसी भी आपके पास मान लीजिए जनरेटर हो, कार में देखते हैं कूलेंट के रूप में पानी का यूज़ किया जाता है। पानी का ही क्यों, क्योंकि पानी मशीन को ठंडा रखने में यूज़ किया, मतलब मशीन को ठंडा रखता है, जो भी आपका डिवाइस है उसको ठंडा रखने में हेल्प करता है, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होता है, हाई स्पेसिफिक हीट, धीरे से गर्म होता है, धीरे से ठंडा भी होता है। तो कूलिंग एजेंट में हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। 46 कोलाइड्स हैव पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन, देखिए कोलाइड्स के बारे में क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इज मैटर अराउंड इट्स प्योर पढ़े होंगे चैप्टर, तो वहाँ पढ़ाया जाता है। कोलाइड सस्पेंशंस टू सॉल्यूशन होमोजेनियस हेट्रोजेनियस टिंडल इफेक्ट के बारे में वहीं पढ़ाया जाता है। तो कोलाइड्स का पार्टिकल साइज पूछ दिया है, 10⁻⁷ मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर, कितना 10⁻⁷ टू 10⁻⁻10 मीटर। 47 द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एमोरफस कार्बन है, एमोरफस कार्बन का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो शुगर चारकोल, क्या शुगर चारकोल। 47 का बी। 48 ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अक्सर पूछा नहीं जाता है, इस बार नया क्वेश्चन पूछा है। द मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स आर बेस्ड ऑन द मेथड प्रपोज्ड बाय, आजकल जो आप एटॉमिक सिंबल्स देखते हैं, जैसे कार्बन का C, कार्बन का सिंबल क्या है दोस्तों, कार्बन का C है, कॉपर का क्या है Cu है, पोटासियम का क्या है K है, सोडियम का क्या है Na है, कैल्शियम का क्या है Ca है। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, कैल्शियम का Ca है, कॉपर का Cu है, सोडियम का Na है, कार्बन का C है, ये किसने प्रपोज किया था, किसने इसके बारे में बताया था, तो ये बताया था बर्जीलियस। किसने, बर्जीलियस ने इसके बारे में बताया था, साइंटिस्ट बर्जीलियस। क्लास 9 के बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है, बड़ी सुंदर लाइन लिखा हुआ है इसके बारे में क्लास 9 में, लेकिन कोई इसको नज़रअंदाज, सभी इसको नज़रअंदाज करते हैं। अगर पढ़ते हैं तो किसका पढ़ते हैं, डाल्टन का। डाल्टन ने मतलब सिंबल बताया था, डाल्टन एक सिंबल बताया था। मान लीजिए डाल्टन क्या बताया था कि डाल्टन बताया था, मान लीजिए कार्बन है तो कार्बन को एक सिंबल दे दिया था, हम ऐसे ही बता रहे, मान लीजिए एक क्या स्क्वायर बना दिया, उसके अंदर C लिख दिया, ये हो गया कार्बन। मान लीजिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ट्रेंगल बना दिया, उसके अंदर Mg लिख दिया, ये कुछ इस प्रकार का ये सिंबल दिया था। नहीं आप छाप देखिए, जिसको कहते हैं छाप, जो माताएं गांव में होती है, शहर में भी जो मतलब माताएं क्या कर सकते हैं, पुरुष भी अनपढ़ होता है, जो भी इलिटरेट है वो किसी चीज़ को कैसे जानते हैं, तो छाप से कर सकते हैं, मार्क वगैरह से जानते हैं। तो डाल्टन इसके बारे में बताया था और सब डाल्टन को याद रखता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है मॉडर्न एटॉमिक सिंबल, तो बर्जीलियस ने दिया था। 48 का बी, बड़ी शानदार क्वेश्चन है, आपके बुक से है। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल चेंज, मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, उसका कौन इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, मतलब कौन उसका एक गुण नहीं है, कौन सी रासायनिक परिवर्तन का एक विशेषता नहीं है। देखिए इट इज़ इरिवर्सिबल, ऑब्वियसली केमिकल चेंज का मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट पहले था बाद में कुछ और बन गया, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। अब दोबारा जो प्रोडक्ट बन गया है उससे आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता है, बिल्कुल सही बात है। न्यू सब्सटेंस इज फाउंड, बिल्कुल ऑब्वियसली रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट कुछ और होता है, प्रोडक्ट कुछ और होता है, तो नया सब्सटेंस बनता है। नो नेट चेंज इन एनर्जी इन्वॉल्व करा है, एनर्जी का कोई बदलाव नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है, एनर्जी चेंज जरूर होता है। इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन एनर्जी, हाँ बिल्कुल एनर्जी का एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ऑप्शन हमारा सी हमारा पूछा है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नो नेट चेंज, एनर्जी का करा है कि नेट चेंज नहीं होता, गलत बात है, एनर्जी का चेंज तो होता ही है।
50 substances that readily absorb moisture from other substances without chemically reacting with them are called। देखिए कुछ ये पूछ रहा है कि वो सब्सटेंस कौन है, ऐसे पदार्थ जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। कुछ पदार्थ हैं जो बिना रिएक्ट किए हुए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए इसके अंदर वाटर है, तो इसके क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट इसके पानी को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, बिना इससे रिएक्शन किए हुए। ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट कहते हैं या डेसिकेंट, क्या कहते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट या डेसिकेंट, जिसको जल शुष्कक भी कहते हैं, ठीक है, डेसिकेंट कहते हैं। डेलिक्विसेंट किसको कहते हैं, तो डेलिक्विसेंट ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो वो रिएक्ट कर लेगा। डेलिक्विसेंट क्या होगा कि मतलब वाटर तो एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन उसके साथ रिएक्शन भी कर लेता है। इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होता है, ये क्या करेगा आपका, ये आपको वाटर बाद में देता है, ठीक है, ये अपना वाटर लूज करने लगता है, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट ये तो वाटर लूज कर देता है। ये तो हमारा आंसर क्या होगा, डेसिकेंट। बड़ी शानदार क्वेश्चन है, इसको आप हाई लेवल में रख सकते हैं, ये टफ क्वेश्चन है। 51 बायोलॉजी से आसान क्वेश्चन है। इनहेलेशन ऑफ एयर पोल्यूटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लीजिए आप एयर इनहेल कर रहे हैं, मतलब एयर ले रहे हैं, हवा सांस में निकाले तो एयर लेते हैं, लेकिन वैसा एयर ले रहे हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड से पोल्यूटेड है, मतलब उसका अब समझिए ना, कार्बन मोनोऑक्साइड आप इनहेल कर रहे हैं, सांस में आप क्या ले रहे हैं, ब्रीदिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, एयर जो ले आप कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लेता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बना देता है, कार्बोक्सी, हीमोग्लोबिन को एकदम बर्बाद कर देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन का काम है कि हम जो ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, ब्रीदिंग में हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसको हर एक सेल तक पहुँचाना, क्योंकि ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड तो पूरे शरीर में जाता है, तो ब्लड के साथ वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है, कहाँ पर, हमारे ये एल्वेओलाई के पास गैसेस एक्सचेंज होता है, वहाँ ऑक्सीजन लिया हीमोग्लोबिन और उसको पूरे शरीर में, शरीर के एक एक पार्ट में, एक एक सेल में पहुँचाता है। लेकिन मान लीजिए अगर वही हीमोग्लोबिन किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर गया, तो हीमोग्लोबिन बर्बाद हो जाता है। हीमोग्लोबिन बर्बाद हो जाता है, वो आगे से किसी ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ नहीं सकता है। तो जब हीमोग्लोबिन ही बर्बाद हो गया, ऑक्सीजन को जोड़ ही नहीं पाएगा, तो हमारे सेल को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इसी पर कभी कभी ठंड के मौसम में देखते होंगे कुछ लोग अपने घर में अलाव जला के, मतलब कोई हीटर वगैरह, और एयर एकदम रूम को पैक कर लेते हैं, बाहर से कोई एयर नहीं आ सके, तो उसके अंदर मान लीजिए घर का अगर सारा एयर जल गया, सारा एयर जो भी ऑक्सीजन था कंज्यूम हो गया, तो वो ऑक्सीजन बाद में, हीटर जल रहा है, हीटर क्या करेगा, एयर को जलाना, हीटर में ऑब्वियसली कंबसन होगा, पूरे एयर मतलब ऑक्सीजन तक समाप्त हो गया। ऐसे ही आपके मतलब सांस लेने से भी, और नया ऑक्सीजन रूम में आ नहीं रहा है, जो भी मतलब हवा था वो सब कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड ही आप इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, वो आपके अंदर जाएगा, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन आपका बर्बाद हो जाएगा, आगे से मतलब ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, आदमी की डेथ हो जाती है। कई बार सुनने को आया है कि बंद कमरे में अगर कोई हीटर वगैरह जला के सोता है तो कभी कभी डेथ भी हो जाती है। मतलब बिल्कुल बंद होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बंद कमरे में हीटर जला के नहीं सोना चाहिए। जब तक आप मतलब जगे हुए हैं आप तब तक हीटर जला सकते हैं, सोने टाइम उसको बंद कर लेना चाहिए। वैसे भी सोने टाइम में आप कंबल वगैरह के अंदर रहते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 52 क्लोन्स ऑफ एनिमल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड थ्रू विच ऑफ द प्रैक्टिस। क्लोन्स क्या होता है, जेरोक्स कॉपी जिसको कह सकते हैं, हू बहू, सेम टू सेम, मतलब जेरोक्स कॉपी जिसको आप कहते हैं, डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट भी नहीं, एकदम हू बहू वैसा ही होना चाहिए। तो क्लोन्स और एनिमल्स का यदि क्लोन्स बनाया जाता है, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू बना सकते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। किसको, बायोटेक्नोलॉजी। डॉली शिप जो है, भेड़िया, एक भेड़िया था उसका बनाया गया था क्लोन, वही बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। 53 आगे जो भी क्वेश्चन है बायोलॉजी से है, आसान क्वेश्चन यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड बोथ इन द सेल्स ऑफ मैंगो प्लांट एंड ए मंकी। देखिए मैंगो प्लांट क्या है, ये आपका प्लांट है, मैंगो प्लांट क्या है, आपका प्लांट है मैंगो, और एक पूछा है कि मंकी आपका क्या है, एनिमल है। तो कह रहा है कुछ आपका नाम दिया है, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का पार्ट है। तो कौन ऐसा चीज़ है जो दोनों में मिलता है, मैंगो प्लांट में भी मंकी में भी। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोफिल कंटेंट करता है इसके अंदर, तो ये सिर्फ प्लांट के अंदर होता है, तो ये एनिमल में नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। सेंट्रियोल का क्या काम है, सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करता है ना उसमें ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। सेल वॉल आप जानते हैं, कोशिका भित्ति, ये किस में होता है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन सारे सेल, अर्थ पे जितना भी सेल है, यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन तो सबके अंदर होगा,
सेल मेम्ब्रेन सब के अंदर होता है, चाहे प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, किसी प्रकार का यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा। तो 53 का डी, आसान क्वेश्चन है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स ए मसल्स टू ए बॉडी। देखिए मसल्स को हमारे बॉडी से कौन कनेक्ट करता है, मसल्स को बॉडी से। एक और पूछा जाता है बोन को बोन से, बोन को हड्डी से जोड़ता है कौन सा पार्ट, वो हमारा लिगामेंट होता है। कौन सा, लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट, और मसल्स को बोन से जोड़ता है ये हमारा होता है टेंडन। क्या होता है, टेंडन। ट्रिक है इसका, बोन्स को बोन से, बबली, BB बब LIL बबली। बोन्स को जो बोन से जोड़ता है उसको कहते हैं बबली, मतलब लिगामेंट, और तो मसल से बोन को जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 55 द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट गिव राइज टू ए फ्रूट। फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है, फ्लावर आप जानते हैं फ्लावर में क्या होता है, सेपल होता है, पेटल होता है, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये फ्लावर का बेसिक पार्ट है। जैसे सेपल पेटल क्या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, सेपल सबसे बाहरी भाग है, पेटल आपका कलरफुल पार्ट होता है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों रिप्रोडक्टिव है और ये दोनों नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हमसे पूछा है फ्रूट कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्रूट बनाता है, तो फ्रूट बनाने में किसका रोल है, ओवेरी का। ओवेरी जो बाद में ओवेरी टर्न्स इनटू फ्रूट और ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, पढ़े होंगे क्लास 10th में भी है कि ओवेरी फ्रूट में बदल जाता है और ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाता है। तो 55 का सी। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है आपके CDPO में। CDPO एग्जाम एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है BPSC का, और यहाँ आप क्वेश्चन देखिए, इसमें आप देखिए इजी है, मॉडरेट है, टफ, तीनों लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन इसमें मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो था इसका टफ ही कह सकते हैं। इजी बहुत 2-4 क्वेश्चन जो इजी था वो भी उस स्टूडेंट के लिए जिसका साइंस बैकग्राउंड रहा है 11th 12th में। 9th 10th में तो सबका साइंस बैकग्राउंड रहता है, सभी साइंस पढ़ते हैं, कमोबेश सभी पढ़ते हैं। लेकिन जिसने 11th 12th में साइंस पढ़ा है उसके लिए हम थोड़ा बहुत मॉडरेट कह सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा बहुत मॉडरेट, क्योंकि ग्रेजुएशन में आने के बाद सब साइंस छोड़ ही देता है। 11th 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा है और 12th में अगर है, ग्रेजुएशन में अगर साइंस है, फिर भी आप अपने यहाँ ग्रेजुएशन का व्यवस्था तो जानते हैं, अच्छे से कोई पढ़ता नहीं है। तो फिर भी क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन आप कह सकते हैं मॉडरेट है, लेकिन यदि साइंस का बैकग्राउंड है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए टफ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो एकदम पैटर्न कहिए कि चेंज हो गया। पहले इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछता था, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता था, बच्चे पढ़ते भी नहीं थे कि चलो भाई साइंस ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब एकदम ट्रेंड को चेंज कर दिया गया है। जैसे यही डेसिकेंट, आप ये क्वेश्चन देखिए, कहाँ आप पढ़े होंगे, कभी पढ़े हैं डेसिकेंट, डेलिक्विसेंट, इफ्लोरेसेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही मतलब ये आप किसी से भी पूछ के देख लें, टीचर भी इसमें जो टीचर कंपटीशन का पढ़ाते होंगे ना, वो भी एक बार में नहीं बता पाएंगे, वो भी कहेंगे बच्चे हम देख के आएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, तो टफ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन टफ है। कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ये आसान का, बायोलॉजी का कह सकते हैं आप आसान है, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन इसका आसान नहीं था दोस्तों। तो थोड़ा बहुत पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही बेनिफिट रहेगा आपका। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी और भी, क्योंकि जो BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है उसमें साइंस का अच्छा पोर्शन रहेगा, अच्छा खासा पोर्शन रहेगा साइंस का। तो साइंस का क्वेश्चन हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से दोस्तों। कोई इशू हो, कहीं हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया हो, या कुछ आप हमसे चाहते हो कहीं पर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।